नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या चुनाव आयोग में अपना आदमी अपना आयुक्त, अपना आयुक्त अपना आयोग बनाने का खेल चल रहा था? आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि किसी को चुनाव आयुक्त बनाने के लिए सारे फैसले बिजली की गति से लिए गए? फैसलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी शक हो गया और अब अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और हटाने का भी सिस्टम बना दिया है। G20 के प्रचार के साथ मदर ऑफ डेमोक्रेसी का स्लोगन आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा और उसी बीच यह खबर भी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में किस तरह का खेल चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सारे फैसले फादर ऑफ पावर ही तय कर रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी रसोई में आटा सान रही है। 75 साल रटते रहे कि यह नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन 8 साल में यह क्यों नहीं दिखा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस तरह से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो फैसला दिया है उसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। आदेश पत्र में आपको केवल यह जानने को नहीं मिलेगा कि आगे से क्या होगा, बल्कि यह भी जान सकेंगे कि इस समय और इसके पहले क्या खेल चल रहा होगा। अपना आदमी अपना आयुक्त, अपना आयुक्त अपना आयोग का नारा चल रहा था। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, प्रशांत भूषण, डॉक्टर जया ठाकुर, अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अलग अलग समय पर कई याचिकाएं दायर की थीं। इन्हीं सब पर सुनवाई चल रही थी। तभी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है और उसे लेकर संविधान पीठ की तरफ से जो सवाल पूछे गए, उन सवालों से साफ होने लगा कि चुनाव आयोग के पदों पर किसे और किस तरह से बिठाया जा रहा है। अनुमान लगाए जा सकते हैं कि जिसे बिठाया जा रहा है वो खास है या योग्यता के कारण बिठाया जा रहा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की संविधान पीठ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुनवाई कर रही थी, जिसका फैसला 2 मार्च को आया है। अरुण गोयल पंजाब काडर के आईएएस अधिकारी अपनी मर्जी से सेवानिवृत्त होते हैं, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेते हैं, वीआरएस लेते हैं और उसी समय चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। कोर्ट को शक हो गया कि 24 घंटे में कैसे किसी को चुनाव आयुक्त जैसे पद पर तैनात कर दिया जाता है। लिहाजा कोर्ट ने सरकार से कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया की फाइल पेश की जाए। यही नहीं, जब यह मामला कोर्ट में सुना जा रहा था उसके बीच में ही प्रधानमंत्री अरुण गोयल के नाम की सिफारिश कर देते हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी ने पूछा कि 24 घंटे में नियुक्ति भी हो गई? इतनी तेजी से कैसे सारे पहलुओं की पड़ताल कर ली गई? किस आधार पर कानून मंत्री ने 40 में से 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया? कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया पर सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। जस्टिस बोस ने भी कहा कि इतनी रफ्तार से अरुण गोयल की नियुक्ति संदेह पैदा करती है। जस्टिस रस्तोगी कहते हैं कि उसी दिन प्रक्रिया शुरू होती है, उसी दिन आवेदन होता है, उसी दिन नियुक्ति हो जाती है। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है? यह कोर्ट की पंक्ति ही है कि देश को घुटनों के बल झुककर सरकार की हां में हां मिलाने वाला चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए, यस मैन नहीं चाहिए। तो क्या सरकार यस मैन नियुक्त कर रही थी? देश भर में लाखों युवा सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के इंतजार में 3-4 साल तो गवाही देते हैं, महीनों इंतजार करते हैं। उन युवाओं को समझ नहीं आएगा कि उनकी परीक्षा का रिजल्ट 3 साल में भी पूरा नहीं होता और उसी सरकारी सिस्टम में चुनाव आयुक्त 24 घंटे के भीतर नियुक्त कर दिए जाते हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जब अपने बारे में इस फैसले को पढ़ रहे होंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या वे इन सवालों से गुजर रहे होंगे कि कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद उनका इस पद पर बने रहना ठीक नहीं? हटाने की प्रक्रिया जो भी हो, कम से कम नैतिक रूप से ठीक नहीं लगता। कोई पूछने की हिम्मत तो नहीं करेगा। ना ही किसी ने कहा है कि अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन क्या अरुण गोयल की अंतरात्मा उनसे यह सवाल कर रही होगी? संविधान पीठ के फैसले में अरुण गोयल के बारे में जो लिखा गया है, हम उसका भावानुवाद कर रहे हैं, शब्दशः अनुवाद नहीं है।
संविधान पीठ के फैसले में लिखा है कि इस नियुक्ति के संदर्भ में कुछ खास चीजों को नोटिस किया जाना चाहिए। 15 मई 2022 से यह पद खाली पड़ा हुआ था। 17 नवंबर को संवैधानिक पीठ ने प्राथमिक तौर पर सुनवाई की और अगले ही दिन यानी 18 नवंबर को भी सुनवाई हुई। अंतरिम याचिका पीठ के सामने लंबित थी। तभी संबंधित अफसर की सिफारिश को कानून मंत्रालय आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री अनुशंसा यानी मंजूरी देते हैं। मर्जी से रिटायर होने के आवेदन को मान लेते हैं। रिटायरमेंट के 3 महीने बाद तक कोई भी पद ना लेने की शर्तों में रियायत दे दी जाती है और राष्ट्रपति नियुक्ति के आदेश जारी कर देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं। यह सब एक दिन में किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी नियुक्तियों पर रोक के अंतरिम आदेश नहीं थे, लेकिन उसी समय एक याचिका कोर्ट के सामने थी जिसमें मांग की गई थी कि खाली पदों को स्वतंत्र इकाई के जरिए भरा जाना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी को आप नकार नहीं सकते। ऐतिहासिक फैसले में यह हिस्सा भी ऐतिहासिक है। फादर ऑफ पावर, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को हाँकते हुए पकड़ लिए गए हैं। अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर कोर्ट की टिप्पणी कम खतरनाक नहीं, सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, बल्कि गनीमत है कि कोर्ट ने इस खतरनाक खेल को पकड़ लिया और जनता के सामने ला दिया है। पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि अरुण गोयल दिसंबर 2022 में रिटायर होने वाले थे। वे मर्जी से रिटायरमेंट लेते हैं। वीआरएस 4 लोगों के पैनल में सबसे कम उम्र वाले वही थे। प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजी जाती है कि उनकी उम्र और उनके अनुभवों को देखते हुए चुनाव आयुक्त के पद के लिए योग्य समझा जा सकता है। उसी दिन प्रधानमंत्री भी मंजूरी देते हैं। उसी दिन उनके रिटायर होने के आवेदन को भी मंजूर कर लिया जाता है। क्या अब भी आप नहीं समझे, ना समझेंगे? अरुण गोयल की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के पद पर हो, इसके लिए 24 घंटे के भीतर कानून मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन कितनी फुर्ती से काम करने लगे। अदालत ने पर्याप्त तरीके से सबकी भूमिका उजागर कर दी है। ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया है। मतलब जिस दिन रिटायर होते हैं उसी दिन चुनाव आयुक्त बना दिए जाते हैं। संविधान पीठ ने लिखा है कि हमें थोड़ी हैरानी है कि अगर अफसर को आयुक्त के पद पर नियुक्त करने की जानकारी नहीं होगी तो उन्होंने 18 नवंबर को ही स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का आवेदन क्यों दिया? आप समझे इस खेल को? क्या यह सब संदेह के लिए पर्याप्त कारण नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं होगा अरुण गोयल को कि चुनाव आयुक्त बनाया जाना है, इसलिए 1 महीना पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं? कोर्ट ने यही तो पूछा है ना कि अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि चुनाव आयुक्त बनाया जाना है तो उसी दिन सेवानिवृत्ति का आवेदन क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में अगर कोई हिस्सा है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यही हिस्सा सबसे ऐतिहासिक है। और इस आधार पर अगर यह ऐतिहासिक माना जाता है तो अरुण गोयल की नियुक्ति पर संविधान पीठ की टिप्पणी पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हमारा सवाल है कि चुनाव आयोग जब यह फैसला पढ़ रहा होगा या पढ़ेगा सबके साथ, तो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल क्या इस फैसले से खुद को अलग कर पाएंगे? क्या इस फैसले में उनकी नियुक्ति पर पर्याप्त संदेह जाहिर नहीं कर दिया गया है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी या संदेह जाहिर कर दिया है तो क्या उन्हें खुद से यह पद छोड़ नहीं देना चाहिए? आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। सवाल बहुत सख्त हैं, मगर सवाल अगर हैं तो यही हैं। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि क्या जिस तरह से नियुक्ति हो रही है उससे इस पद पर कोई स्वतंत्र व्यक्ति आ सकता है। जस्टिस सीटी रवि कुमार ने सरकार से पूछा कि हमेशा किसी नौकरशाह को ही चुनाव आयुक्त क्यों बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पूछा कि चुनाव आयोग में क्या सुधार हो ताकि इसकी स्वायत्तता खतरे में ना पड़े। 4 दिनों तक सुनवाई चली। इस आदेश के बाद सरकार को जवाब देना चाहिए जनता के बीच जाकर, कानून मंत्रालय को जवाब देना चाहिए जनता के बीच, और प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए कि चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है उस पर उनका क्या कहना है। क्या इसके लिए भी हमें
उनके पास जाना होगा जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है और बिजली का कनेक्शन मिला है। चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर जो बहस चल रही है और जो फैसला आया है, उसके बहाने पिछले 8 वर्षों के चुनावों के दौरान जो सवाल उठे हैं, चुनाव आयोग पर जो आरोप लगे हैं, उन पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर चुनावी रैलियों में किसी एक दल को छूट मिली या यह केवल आरोप थे? प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करने पर किसी पर्यवेक्षक को निलंबित क्यों किया गया? यह सब चलता है, मान लिया गया। लेकिन इसी दौर में सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया कि ऐसा चुनाव आयुक्त होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की भी जांच कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कानून मंत्री ने इतने नामों में से एक नाम का चुनाव कैसे किया? कई नामों में से 4 नाम कैसे चुने गए और 4 नामों में से एक नाम पर फैसला इतनी तेजी से, बिजली की गति से कैसे हो गया? जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम सरकार की प्रक्रिया से बहुत अधिक चिंतित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो चुनाव आयुक्तों में से ही होती है। अगर आप किसी को नियुक्त कर रहे हैं तो उसका कार्यकाल 6 साल का होना ही चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को आयुक्त के पद पर क्यों बिठाया गया जो 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकता है? फिर वो तो चुनाव आयुक्त नहीं बन पाएंगे। कोर्ट पूछने लगा कि किस आधार पर चुनाव आयुक्त के लिए नामों का चयन किया गया, उसमें मंत्री परिषद की सहायता और सलाह की भूमिका कैसी रही? क्या रिटायर होने वाले अधिकारियों को चुनाव आयुक्त बनाना सही है? क्या वे 6 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या यह तार्किक प्रक्रिया है? कोर्ट ने साफ साफ कहा कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसका उल्लंघन हुआ है। बिना स्वतंत्र पैनल बनाए नियुक्ति नहीं हो सकती है। कोर्ट ने अदालत में दोबारा से धारा 6 को फिर से पढ़ा भी था। एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि आज तक केंद्र सरकार ने 6 साल के पूरे कार्यकाल के लिए किसी को भी चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया है और वही चुनाव आयोग को दबाव में रखता है और संस्था की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत एक रिक्तता है, क्योंकि चुनाव आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह केवल फैसला नहीं है, बल्कि बड़ा सवाल है कि फैसला आने की वजह क्या है। आखिर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने का मामला इतना आगे क्यों बढ़ा? एक बात का ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अरुण गोयल के कारण शुरू नहीं हुई थी, बल्कि नियुक्ति की प्रक्रिया पर सुनवाई पहले से चल रही थी। पिछले साल जब सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान नियुक्ति हो गई। मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो ठीक है, लेकिन इसे खतरा है तो फादर ऑफ पावर से है। लोकतंत्र की मां को सत्ताखोर पिताओं से बचाना होगा। इसके लिए आप सबको जागरूक नागरिक बनना होगा। रवीश कुमार ऑफिशियल देखना होगा। इस फैसले में इतना बड़ा संदेह जताया गया है। सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है या नहीं, या कोई खेल पकड़ लिया गया है इसलिए चुप्पी है? क्या अपना आदमी, अपना आयुक्त, अपना आयुक्त, अपना आयोग का कोई खेल चल रहा था जो पकड़ा गया? राम राज्य की बात होती है, मगर संदेहों से परे राम राज्य की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? कम से कम इसके सिद्धांतों के खातिर ही अरुण गोयल की नियुक्ति पर सरकार को जवाब देना चाहिए और अपनी नियुक्ति को संदेह के दायरे में होने के कारण अरुण गोयल को खुद यह पद छोड़ देना चाहिए। क्या यह सवाल गलत है? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आदेश दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। प्रशांत भूषण ने कहा कि विधि आयोग ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए एक चयन समिति बनाने की सिफारिश की थी। तब फिर अदालत के बताने का इंतजार क्यों किया गया? इस फैसले में नोटिस करने लायक एक खास बात है। 2014 से लोकसभा में नेता विपक्ष का पद नहीं है। कई संवैधानिक नियुक्तियों में नेता विपक्ष को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्लस राम राज्य की अवधारणा में तो कार्यपालिका को यह सारा काम खुद कर लेना चाहिए था
और संवैधानिक नियुक्तियों को संदेहों से परे बनाने के लिए विपक्ष के नेता या नेता विपक्ष को शामिल करना चाहिए था, मगर यह छूट गया। और 8 साल तक कैसे छूटा रहा? कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, कहा है कि बीजेपी की सरकार जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है उस पर रोक लगेगी। ये क्यों ऐतिहासिक है? ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज संस्थाओं पे 360 डिग्री से इस सरकार का प्रहार है, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। प्रयत्न दिन प्रतिदिन अलग अलग तौर तरीकों से होता है। तो पहला पहलू यह है कि एक बड़ी विडंबना और विचित्रता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर इसी प्रकार की समिति जो आज उच्चतम न्यायालय ने कहा है बैठती है कुछ और संस्थाओं के लिए, लेकिन जो संस्था हमारे गणतंत्रता, हमारे लोकतंत्र की एक प्रकार से सबसे बड़ा पुलिसमैन है कि निष्पक्ष, संतुलित, स्वतंत्र चुनाव हों, उसके लिए ऐसी समिति नहीं होती है चयन के लिए। ये विडंबना नहीं है? दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कई दशकों पहले ये कहा है कि निष्पक्ष समतल जमीन पर बराबरी के लोगों के बीच में बराबरी कंडीशंस के आधार पर चुनाव होना बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संवैधानिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। और अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आप मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, जो संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जिन चुनाव आयुक्तों ने असहमति दिखाई, चुनाव आयोग में उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जांच में कोई हाथ लगाना नहीं चाहता। यह फैसला चुनाव आयोग को याद दिलाता है कि उसकी भूमिका हमारे लोकतंत्र को बचाए रखने की है। यह अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। चुनाव आयोग को कार्यपालिका द्वारा सभी प्रकार की अधीनता से अलग रहना होगा। एक कमजोर चुनाव आयोग के परिणाम स्वरूप कपटपूर्ण स्थिति होगी और इसके कुशल कामकाज से अलग हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की एक एक पंक्ति सिर्फ आने वाले समय के चुनाव आयुक्तों की व्यवस्था नहीं करती है, बल्कि जो इस वक्त हैं और उनसे जो पहले आकर चले गए हैं उन पर सवाल भी करती है। अगर इस देश में इस तरह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही थी तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि इस पद पर किस तरह से नियुक्ति हुई होगी और इसके बदले मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने क्या कीमत चुकाई होगी। इसलिए हमारा सवाल है कि जिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर इस सुनवाई में कई अहम बातें कही गई हैं, क्या वे इस पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार रखते हैं? उनकी मेज पर और उनके आसपास के समाज में इस फैसले को लेकर किस तरह की बातें हो रही होंगी? क्या उन्हें खुद को इस दायित्व से मुक्त नहीं कर लेना चाहिए ताकि फैसला अपनी जगह रहे और संविधान के प्रति उनकी वफादारी पर कोई संदेह ना करे? यह निर्भर करता है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल इस फैसले को किस तरह से पढ़ते हैं। अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित पूरी फाइल कोर्ट में पेश की गई थी। सोचिए, संविधान पीठ कहती है कि उसकी चिंता यह सुनिश्चित करना है कि नियुक्त किए गए व्यक्ति राजनीति से ऊपर हो। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि चुनाव आयुक्तों को हटाने का तरीका और आधार वही होना चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त का है। सोचिए, अभी तक चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की कोई तटस्थ प्रक्रिया नहीं थी और इस आयोग के ऊपर लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को तटस्थ रखने की जिम्मेदारी है। अभी तक संसद ने कोई कानून नहीं बनाया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी और इनके हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होगी। क्या यह जानबूझकर छूट गया या ध्यान नहीं था? चुनाव आयुक्तों में से ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार और चुनाव आयोग से कड़े सवाल करता है तो मीडिया से भी कर रहा है। संविधान पीठ ने मीडिया की निष्पक्षता की हालत पर दुख जताया है। कहा है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग अपनी भूमिका से अलग हो गया है और पक्षपातपूर्ण हो गया है। हमारा सवाल एक और है। संविधान पीठ के मुताबिक अगर चुनाव आयोग को कार्यपालिका की सभी प्रकार की अधीनता से अलग रहना ही होगा तो क्या इलेक्टोरल फंड पर, बॉन्ड पर भी यही बात लागू होनी चाहिए?
अगर हम नियुक्ति की प्रक्रिया को संदेह रहित बनाना चाहते हैं ताकि पारदर्शी रहे, किसी को शक ना हो, फिर चुनावी चंदे के मामले को कैसे अंधेरे में रख सकते हैं? जिस गुप्त धन के सहारे चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है, अगर उसका ही सोर्स पता ना हो तो फिर तटस्थ प्रक्रिया से नियुक्त चुनाव आयुक्त क्या कर लेंगे? तटस्थ चुनाव आयुक्त अपनी निष्पक्षता का प्रदर्शन तभी करेगा जब चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ी बाकी चीजें भी पारदर्शी होंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं से भी पारदर्शी नहीं लगता है। इसके जरिए अगर लोकतंत्र में विपक्ष को तोड़ दिया गया, कमजोर कर दिया गया, गला घोट दिया गया और मदर ऑफ डेमोक्रेसी को एक तरफा बना दिया गया, फादर ऑफ पावर का ही राज रह गया, तब कोर्ट से पूछा जाना चाहिए कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को लेकर क्या करेगा, उसकी भूमिका क्या होगी। चुनाव आयोग कमजोर होगा तो परिणाम घातक होंगे। कोर्ट के शब्दों के भाव यही हैं। मगर चुनाव आयोग के साथ साथ चुनाव की पूरी प्रक्रिया अज्ञात शक्तियों के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। जाहिर है, चुनाव आयोग अगर अपना आयोग बन जाए, मीडिया अगर गोदी मीडिया बन जाएगा तो कीमत लोकतंत्र को चुकानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। अगर यह ऐतिहासिक फैसला है तो सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तिहान लेता रहेगा। इस ऐतिहासिक फैसले की कोई भी समीक्षा या सराहना इलेक्टोरल बॉन्ड पर आने वाले फैसले के बिना नहीं हो सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि आयुक्त की नियुक्ति पारदर्शी हो भी गई और चुनावी फंड का सिस्टम पर्दे में रहा तो आयोग सिद्धांत रूप से ही तटस्थ रहेगा, जो केवल देखने में अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।